Hello students, Assalamu alaikum. This is your own sir, Saramir Ali Chandio. These days I am trying to teach you the new book of 9th class. I have already explained the unit number 1.1, the last sermon of the Holy Prophet, and I have also solved all the exercise of unit number 1.1. Unit number 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5, 1.6 travel brochure. We have completed the last exercise, travel brochure, which is the unit 1.6. Okay. I have also explained the text of Shah Abdul Latif. Okay. Today I will solve the 7 exercise of textual study about Shah Abdul Latif Bhai, which is on page number 25. I have taught you this lesson, unit number 2, role model. हमारे लिए रोल मॉडल कौन सी शख्सियत है? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई. ये हम पढ़ चुके हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के बारे में. शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की 7 एस्पेक्ट्स बताई गई हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, ये हमने एस्पेक्ट्स पढ़ी हैं शाह लतीफ़ की. ये सारी मैंने एक्सप्लेन किया है. प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना या मेरी एक्सरसाइज सॉल्व करना अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरी मेहनत ज़ाया ना करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स भी दें मेरी टीचिंग में, या आप लोग जिस पे भी कमेंट्स दे सकते हैं. अच्छा, ये एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे आज. वक्त का बहुत ख्याल रख रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं. ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. यूनिट 2.1 की एटलीस्ट 7 एक्सरसाइज हैं, वो हम सॉल्व करेंगे. 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7 एक्सरसाइज हैं इसकी. हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए जा रहे हैं. अभी हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं. 1 एक्सरसाइज, यूनिट नंबर 2.1 की 1 एक्सरसाइज. अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन सुनिएगा. हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट. शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के कितने एस्पेक्ट्स इस टेक्स्ट में कवर किए गए हैं? ठीक है. अच्छा, शाह लतीफ़ के कितने एस्पेक्ट्स ज़िंदगी में कवर किए गए हैं? अब आएँ तो हम गिनते हैं. इस टेक्स्ट में से मैंने पढ़े भी हैं, लेकिन दोबारा मैं गिन के आपको बता रहा हूँ. ये तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जनरल है, ये कोई एस्पेक्ट नहीं है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का. ठीक है. अच्छा, उसमें लिखे हैं नंबर 1 फैमिली, बैकग्राउंड एंड फैमिली, पहला एस्पेक्ट. नंबर 2 द नेम भटाई, दूसरा एस्पेक्ट. अच्छा, नंबर 3 अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, तीसरा एस्पेक्ट. नंबर 4 यूथ, चौथा एस्पेक्ट. नंबर 5 स्पिरिचुअल ग्रोथ, पांचवा एस्पेक्ट. नंबर 6 डेथ एंड रिमेम्बरेंस, सिक्स्थ एस्पेक्ट. एंड नंबर 7 शाह लतीफ़्स पोएट्री. तो 7 एस्पेक्ट्स जो हैं इसके बयान किए गए हैं इसमें. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़्स लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट. ठीक है, ये मैंने आंसर लिखा भी है. मैं बाद में आपको दोनों आंसर्स दिखाऊंगा इस दोनों के, तब आप लोगों को दिखाऊंगा. अच्छा, लिस्ट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक एज शोन बिलो. ये सारी एस्पेक्ट्स जितनी भी हैं उनके टाइटल जो हैं वो आप नोटबुक में लिखें, अपनी कॉपी में लिखें. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली. पहला एस्पेक्ट बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में एक उन्होंने एग्जाम्पल के दौर बताया है. बाकी 6 एस्पेक्ट्स आप लोगों ने लिखने हैं. ये देखें, द सेकंड एस्पेक्ट आए तो देखते हैं सेकंड एस्पेक्ट्स कौन सा है. अच्छा, पहला एस्पेक्ट जो था फैमिली एंड बैकग्राउंड के बारे में था. अच्छा, ये दूसरा एस्पेक्ट जो है इसका नेम भटाई. द सेकंड एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज नेम भटाई. ठीक है. अच्छा, द थर्ड एस्पेक्ट ये देखें, द थर्ड एस्पेक्ट अबाउट हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. ओके. अच्छा, उसके बाद है द फोर्थ एस्पेक्ट अबाउट हिज यूथ. उसके बाद है फिफ्थ एस्पेक्ट
द फिफ्थ एस्पेक्ट इज अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड उसके बाद है सिक्स एस्पेक्ट। द सिक्स एस्पेक्ट इज अबाउट द डेथ एंड रिमेम्बरेंस। नंबर लास्ट वन है इसका सेवन एस्पेक्ट्स जो है कौन सा है, द सेवन एस्पेक्ट इज शाह लतीफ़्स पोएट्री। ठीक है, तो इन दोनों के आंसर्स, एक्सरसाइज नंबर 1 का आंसर्स, पहले का आंसर्स होगा द सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ पोएट्री हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द हैज़ बीन कवर्ड इन द हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। और बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं ये नीचे यहाँ पे आप लोगों ने नोट कॉपी में लिखने हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने कैसे नोट कॉपी में लिखे हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, एक्सरसाइज नंबर 1A का आंसर, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़्स लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। मैंने आंसर देखो लिखा है द सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़, सॉरी लाइफ मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ, लाइफ लिख लीजिएगा आप लोग, लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा नंबर दूसरा जो क्वेश्चन था कि भाई लिस्ट करने हैं, देखिए देखो वो मैंने लिस्ट सारे एस्पेक्ट साथ मैंने लिस्टिंग दी है नीचे। नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट एस्पेक्ट इन इज अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। पहला एस्पेक्ट जो है उनके बैकग्राउंड के बारे में और उनकी फैमिली के बारे में है, शाह लतीफ़ के फैमिली के बारे में, ये तो बताया गया है ऑलरेडी। मैं दूसरा बता रहा हूँ, द सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट हिज नेम भिटाई। दूसरा एस्पेक्ट उसकी ज़िंदगी का जो इसमें कवर किया गया है इस टेक्स्ट में, वो इसका नाम भिटाई कैसे रखा गया। द थर्ड एस्पेक्ट इज अबाउट हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। तीसरा एस्पेक्ट उनकी शुरुआती ज़िंदगी और पढ़ाई के बारे में, तालीम के बारे में है कि उन्होंने शुरुआती ज़िंदगी में क्या किया और उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, आखून नूर मोहम्मद भट्टी उनके जो टीचर वगैरह जो भी है। द फोर्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज यूथ। चौथा एस्पेक्ट उनकी यूथ जवानी के बारे में है कि उन्होंने शादी की, फिर उनकी बीवी मर गई, मतलब तो इंतकाल हो गया उनका, तो दोबारा क्यों शादी नहीं की। द फिफ्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ। उनकी रूहानी ताकत जो थी, मिस्टिक जिसकी वजह सूफ़ी मशहूर थे, वो कैसे ग्रोथ हुई और लोग उनकी तरफ मायल कैसे होने लगे, ये फिफ्थ ऑब्जेक्ट है, एस्पेक्ट है सॉरी इनकी ज़िंदगी का, ये इस टेक्स्ट में दिया गया है। द सिक्स्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज डेथ। सिक्स्थ एस्पेक्ट जो है उनकी मौत के बारे में बताया गया है कि कब इंतकाल हुआ था उनका, 1165 में या फिर एग्जाम्पल 1752 में, 1752 में, मतलब उनका सिक्स्थ एस्पेक्ट जो ये बताया गया है सॉरी डेथ एंड रिमेम्बरेंस, डेथ और उनकी याद जो की जाती है, उनको याद किया जाता है। ठीक है, ये सिक्स्थ एस्पेक्ट है। द सेवेंथ एस्पेक्ट इज अबाउट हिज पोएट्री। सातवीं एस्पेक्ट जो है उसकी शायरी के बारे में है। 7 एस्पेक्ट्स ये बताए गए हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पोएट्री में, और ये हमारे एक्सरसाइज नंबर 1 के सॉल्यूशन था जो मैंने ये आप लोगों को बताया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा आए दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा एक्सरसाइज नंबर 2 है, द वर्ड्स इन बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये एक मतलब वर्ड्स दिए गए हैं बोल्ड अल्फाज में, मतलब उनके फॉन्ट जो है वो बोल्ड है, वो टेक्स्ट में से लिए गए हैं। लुक अप दीज वर्ड्स, उन वर्ड्स को टेक्स्ट में देखें इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम, और उनको अंडरलाइन करें, उनकी मीनिंग मतलब टेक्स्ट में ही अंडरलाइन करें आप। ठीक है, टेक्स्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं ये। नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द choices provided. The first has been done as an example. आपको पहला एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। ठीक है, अच्छा ये टेक्स्ट में भी बताए गए हैं। Those who have an abundance of wealth have, अच्छा उन जिनके पास एबंडेंस दौलत होती है, मतलब बहुत सारा पैसा होता है, तो उनको क्या, एबंडेंस की मीनिंग क्या है, इसका मतलब इनके वर्ड्स की मीनिंग आपने सर्च करनी है, जो भी वर्ड्स फॉन्ट में दिए गए हैं। बस ज़्यादा इन बातों को छोड़ो कि भाई कहाँ है वहाँ है, ये आपको टेक्स्ट में मिलेंगे वर्ड्स। ठीक है, अच्छा एबंडेंस का मतलब है द लिटिल वेल्थ, नहीं कम वो दौलत नहीं, एबंडेंस का मतलब ही है ज़्यादा। अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत ज़्यादा वेल्थ, या सम वेल्थ, बहुत ज़्यादा। एबंडेंस मीन बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, दूसरा है माई फैमिली एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध मीन्स माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट पेरेंट्स हैव लिव्ड इन सिंध सिंस। अच्छा, एंसेस्ट्रल रूट्स की मीनिंग क्या है, इस ऑप्शन में आप नोट ढूंढनी है। 3 ऑप्शन है, माई ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड, माई बर्थ, या मेनी जनरेशन। मेनी जनरेशन, बहुत ज़्यादा जनरेशन जो है उनकी। मैंने ऑलरेडी पेंसिल से टिक भी किए हैं और अभी भी मैं टिक करके आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 का जो MCQ नंबर, ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 जो है, द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस इन आवर स्कूल इन अप्रैल। हमारे स्कूल में नया साल कब शुरू होता है? अच्छा, इस कमेंसेस की मीनिंग क्या है? कमेंस मीन शुरू होना। अब ढूंढें कि शुरू होने कहाँ है। एंड्स, A नो, B प्रोग्रेसेस नो, तरक्की करना नो, C बिगिन्स शुरू करना। मैंने ऑलरेडी पेंसिल से टिक अंडरलाइन किया है, C इज़ करेक्ट आंसर। आप C पे सिलेक्ट करें और ग्लॉसरी में आप मीनिंग ये देख सकते हैं इनकी। अच्छा, द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयरफुट। जो कुछ बुजुर्ग के, वली के जो फॉलोअर्स होते हैं, अकीदतमंद होते हैं, पैरोकार होते हैं, वो पाँव खुले पाँव जाते हैं। अच्छा, इस डिवोटीज़ की मीनिंग क्या है? अकीदतमंद, फॉलोअर्स, चिल्ड्रेन, बच्चे नहीं, फॉलोअर्स, हाँ फॉलोअर्स, केयर टेकर्स भी नहीं, फॉलोअर्स जो उनको फॉलो करते हैं, देखभाल नहीं, मतलब देखभाल अलग चीज़ होती है, जो फॉलो करते हैं उनको। अच्छा, जो अभी भी फॉलो कर, देखभाल तो मतलब उस वक्त जो अभी भी उसके फॉलोअर्स मौजूद हैं उसको डिवोटीज़ कहते हैं। मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया है, अभी भी मैंने करके बताया आप लोगों को। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर्स हैं, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं इसी में ही। मैनी पीपल गो टू अ मिस्टिक टू आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेज़। बहुत सारे लोग मिस्टिक के पास जाते हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। अच्छा, मिस्टिक कौन होते हैं? पर्सन हु लिव्स अलोन, नो। जो अकेला रहता है, नो। न्यू पर्सन, नया शख्स, नो। पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर, जिनको रूहानी ताकत होती है, उसको मिस्टिक बोलते हैं, वली, सूफी, बुजुर्ग। ठीक है, तो इसका ये C ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आप ऑलरेडी पेंसिल से अंडरलाइन भी किया है और अभी टिक करके भी बताया आप लोगों को। 6, द सेलर्स ऑफ सिंध यूज टू ट्रेवल। जो सिंध के सेलर थे, जो दरिया सिंध में जाते थे, यूज टू ट्रेवल टू फॉर ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं क्योंकि उनकी नेविगेशन स्किल्स जो है बहुत बेहतरीन है। अच्छा, ये नेविगेशन की मीनिंग क्या है? नेविगेशन मीन शिप डायरेक्टिंग, जहाज़ को चलाना या कश्तियों को चलाना, उसको बोलते हैं। इंजीनियरिंग अलग चीज़ होती है, स्विमिंग अलग चीज़ होती है। नेविगेशन का मतलब, नेवी हम नहीं बोलते नेवी, नेवी मतलब वो जो पानी वाले जहाज़ वाली फौज जिसको, ठीक है ना। शिप डायरेक्शन मतलब शिप का डायरेक्शन, शिप चलाना चाहिए, मतलब आना चाहिए उनको। अच्छा, फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशंस। सदियों में जो मेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती थी एक से दूसरे से, ओरल ट्रेडिशन के ज़रिए होती थी। अच्छा, अब ओरल ट्रेडिशन का मतलब क्या है? हॉर्सेस नहीं, घोड़ों के ज़रिए नहीं। मैसेजेस पहुँचाए जाते थे नहीं। ओरल पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। जो ओरल का मतलब होता है जो ज़बान से बात होती है, मतलब आप रिटन में ना दें, ओरली बोलें, ज़बान से बोलें। तो ये इज़ करेक्ट, इसका B जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नंबर 7 का। नंबर 8, माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन हु ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू। अच्छा, इस रेस्टलेस की मीनिंग क्या है? रेस्टलेस मीन नई चीज़ की तलाश में रहना, पुरानी चीज़ से बोर होना, नई चीज़ की तलाश में रहना। देखते हैं रेस्टलेस की मीनिंग क्या। जीनियस, A नो। डिफरेंट, मुख्तलिफ, नो। चेंज सीकिंग, हाँ मैंने ऑलरेडी इसको टिक अंडरलाइन किया है। चेंज सीकिंग मतलब चेंज ढूंढना, चेंज तलाश करना, नहीं चेंज सीकिंग मतलब चेंजिंग की तलाश में हो जो। ठीक है, ट्रूली ग्रेट पर्सन्स डिजर्व रिवरेंस एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन अवर्स लाइव्स। जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं वो इज़्ज़त के लायक होते हैं। रिवरेंस का मतलब है इज़्ज़त। आप इनकी मीनिंग्स जान जाएंगे ना, आप लोग आसानी से आप सर्च करेंगे वर्ड्स। रिचनेस एंड वेल्थ, नो। लीडरशिप पोजीशंस, नो। जो दौलतमंद होते हैं उनके बारे में रिवरेंस यूज हुआ है, नो। रिवरेंस का मतलब है रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी रेस्पेक्ट होती है और एडमायरेशन, तारीफ़ होती है, उनकी इज़्ज़त होती है, तारीफ़ होती है, जो हमारे लिए हमें मतलब ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। वो हमेशा अच्छे अमाल करते हैं ताकि हम उनसे कुछ न कुछ चीज़ हासिल कर सकें। जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के बारे में हम हासिल करते हैं, रोल मॉडल, उनको रोल मॉडल के तौर पर उनको लेते हैं। अच्छा, लास्ट है इस्लाम्स मैसेज ऑफ प्लेस इज़ यूनिवर्सल। इस्लाम का जो मैसेज है
वो पीस अमन वाला मैसेज है, वो यूनिवर्सल है, मतलब पूरी कायनात के लिए मैसेज है। दुनिया अलग चीज़ होती है, दुनिया ज़मीन में आ गई, पूरी कायनात मतलब जो जितने भी फरिश्ते वगैरह सब का जो है मज़हब अमन का मज़हब है सबके लिए। एज़ विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस, उसके अलावा खुशी नहीं मिल सकती है। अच्छा, ए गुड नो एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं दुनिया में उनके लिए एप्लीकेबल, यूनिवर्सल उसको बोलते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, तो ये बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग को, ये बहुत अगर आप लोगों को वर्ड्स आ रहे हैं जो फ़ॉन्ट अल्फ़ाबेट में, फ़ॉन्ट वर्ड में है या बोल्ड वर्ड में है, जो ये देखें ना, इनकी जो इंक है इनको ज़्यादा ह्यूमन, फ़ॉन्ट इनकी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, ये शेयरिंग सिस्टम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स से मैच करें, कि स्टूडेंट्स को आप बाउंड करें, ये टीचर के लिए है, स्टूडेंट्स को बाउंड करें कि भाई एक दूसरे को मतलब साथ मिलके वो काम किया करें। ठीक है, अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 3, हमने 2 एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करके बताई हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉन्टिंग वर्ड्स आपने देखे हैं 10 वर्ड्स 10 वर्ड्स, ये एक्सरसाइज में ब्लैंक्स हैं, यही वर्ड यूज़ करने हैं, यही वर्ड यूज़ करने हैं इन ब्लैंक्स में। अच्छा, मैंने पेंसिल में भी यूज़ किए हैं, लेकिन ये कह रहा है वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में मतलब 2 स्टूडेंट्स साथ वर्क करें। एंड कंप्लीट द सेंटेंस बिलो विद अ वर्ड रिटन इन बोल्ड इन एक्सरसाइज 2, जो एक्सरसाइज 2 में बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको लिख के कंप्लीट करें। यू कैन यूज़ 1 वर्ड ओनली वंस, एक वर्ड यूज़ करेंगे आप, पूरे 10 सेंटेंस हैं उनमें 10 वर्ड्स ये यूज़ होंगे जो पीछे से हमने एक्सरसाइज 2 में यूज़ किए हैं। राइट द कंप्लीट सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, अच्छा, ये पूरा सेंटेंस जो है कॉपी में उतारना है आपने, नोटबुक में उतारना है आपने। मीनिंग पढ़ते हुए पता चल जाएगा क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं। द डेश ऑफ शाह भिटाई सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर, यहाँ पे आएगा द डिवोटीज़ ऑफ शाह लतीफ़, शाह लतीफ़ के जो फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं, वो हर सफ़र मतलब 14 सफ़र उसका उर्स मनाते हैं, हर साल उसका उर्स मनाते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, My mother, number 2, my mother and I decided to go to a mystic to ask him to pray for my father's health. मेरे अब्बू बीमार हो गए हैं, एक बच्चा बता रहा है कि मेरी अम्मी और मैं एक मिस्टिक के पास जाते हैं, वो सख्त बीमार है मेरे अब्बू, तो उनको बोलते हैं कि हमारे अब्बू के लिए दुआ करें। मिस्टिक जिनको रूहानी ताकत हो, उनकी अल्लाह ताला सुनते हैं, डॉक्टर से ज़्यादा लोग मिस्टिक पे यकीन रखते हैं। ठीक है, तो इसमें मिस्टिक यूज़ होगा, मिस्टिक ऑलरेडी हमने यूज़ किया है उसमें एक्सरसाइज नंबर 2 में। इट इज़ अ यूनिवर्सल, इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल हकीकत है कि भाई कोई भी शख्स यहाँ पे ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, नंबर 4, मच ऑफ वाट वी नो अबाउट आवर कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू ओरल ट्रेडिशन, जो भी हम जानते हैं कि हमारे अपने कल्चर के बारे में, सिंधी कल्चर के बारे में, वो ओरल ट्रेडिशन से हमें बताया गया है। रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिली हमें कहीं पे, ओरल ट्रेडिशन, जैसे कि हो जमा लो असा जो खट्टी आयो खैर सा, ये भी ओरल ट्रेडिशन है, मतलब ज़बानी बताया गया है, ज़बानी बताया गया है। फिर कहते हैं कुछ जमालो जो था बड़ा शख्स था, मतलब ये भी ज़बानी बताया गया है। ठीक है, तो ओरल ट्रेडिशन उसको कहते हैं। मैंने पेंसिल से लिखा भी है, मैंने अलग सॉल्व भी किया है। वी मे हैव डिफरेंट देश बट वी आर ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ एडम। अच्छा, देश इसका मतलब है एंसेस्टर रूट्स, हमें बहुत सारे मतलब हमारे जो एंसेस्टर रूट्स मुख्तलिफ हैं, हमारी जनरेशन्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम सब जनरेशन मिला के, कोई अफ्रीकन है, कोई भाई एशियन है, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, मतलब ये जनरेशन्स मुश्किल है, मुख्तलिफ है हमारी, लेकिन सब इंसान जो है किसकी औलाद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। तो यहाँ पे 5 में ब्लैंक में एंसेस्ट्रल रूट्स आएगा। अच्छा, नंबर 6, फास्टिंग ऑन द डेश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान, फास्टिंग शुरू होता है, कमेंसेस उसमें वहाँ वर्ड में दिया गया है, वो कमेंसेस इस यहाँ पे यूज़ होगा कि भाई पहली रमज़ान से रोज़ा शुरू होता है। नंबर 7, पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग इन डैश बट वी नीड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ टू मेक गुड यूज़ ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव, पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत मिकदार में, यहाँ पे एबंडेंस आएगा, मैंने पेंसिल से लिखा भी है, फिर भी आप लोग नोट कर लें, मैं दोबारा दिखाऊंगा आप लोगों को। पाकिस्तान के पास हर चीज़ एबंडेंस में है, लेकिन उनको यूज़ करने की पॉलिसीज़ नहीं है। नंबर 8,
नेल्सन मंडेला, ये बड़ा अजीब अजीम शख्स था नेल्सन मंडेला। तकरीबन उनकी ज़िंदगी जो है वो कैद में गुजरी है, और उन्होंने ये जो काला गोरा सिस्टम जो है ना साउथ अफ्रीका से वो ख़त्म किया था, कलर सिस्टम ख़त्म किया था। नेल्सन मंडेला खुद काला था, कलर का ब्लैक कलर का था। नेल्सन मंडेला वन हिज पीपल्स डेश फॉर हिज लिविंग स्ट्रगल फॉर दिस द राइट्स ऑफ पीपल इन साउथ एशिया। जो साउथ एशिया के लोग, साउथ एशिया भी ने भी उन्होंने लोगों की मतलब में मदद की है। जो साउथ एशिया में जो उन लोगों की मदद की थी, तो सॉरी फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल, जो साउथ एशिया के लोगों के लिए बड़ी तवील मदद जदोजहद की थी, उनके लिए वो लोग इनको रेवरेंस में रखते हैं, इज़्ज़त में रखते हैं। मैंने लिखा भी है लेकिन आपको शायद नज़र कम आए, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। रेवरेंस यहाँ पे आएगा, रेवरेंस, ठीक है। अच्छा, उसके नंबर 8 में, नंबर 9, द आर्ट ऑफ डेश रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली, ठीक है। जो रेस्टलेस आर्ट, चेंज रेस्टलेस यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, ये थोड़ा टिपिकल है, आपको समझ में आ जाएगा कि रेस्टलेस, जो रेस्टलेस मतलब चेंज सीकिंग, जो हम रेस्टलेस की मीनिंग है सीकिंग मतलब चेंजनेस। हम जो चेंजनेस लाते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोइट्री करते हैं, फिर हम दूसरा कोई आर्ट बनाते हैं, कोई आर्ट बनाया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल कोई एक शेप शक्ल बनाई किसी की, इमेज बनाया किसी का, फिर हम किसी और का इमेज बनाना चाहते हैं, तो हम ये मतलब बहुत इसमें सख्त मेहनत होती है। यहाँ पे रेस्टलेस यूज़ होगा। नंबर लास्ट 10, द पाकिस्तान नेवी हैज़ वेरी गुड डैश स्किल्स, नेविगेशन स्किल्स। पाकिस्तान नेवी को नेविगेशन स्किल्स होती हैं, अच्छी नेविगेशन स्किल्स हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3 में मैंने आपको सॉल्व करके बताया, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन आपको नोटबुक में लिखना है, कॉपी में लिखना है, तो मैंने ये भी लिखा है, ठीक है ना। तो पहले में मैंने क्या लिखा है, द डिवोटीज़, ये जो रेड अल्फाज से लिखे हुए हैं। दूसरे में मैंने क्या लिखा है, मिस्टिक, दूसरे में मिस्टिक होगा, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं। तीसरे में यूनिवर्सल होगा। चौथे में ओरल ट्रेडिशंस। पाँचवें में एंसेस्ट्रल रूट्स। 6 में कमेंसेस। 7 में एबंडेंस। 8 में रेवरेंस। 9 में रेस्टलेस एंड 10 में नेविगेशन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये लिख के भी बताया है, आप लोग ऐसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटबुक में लिखना है, इसलिए मैंने आपको लिख के भी बताया है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट 7 एक्सरसाइजेज हैं, हम आप आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4। अब 4 एक्सरसाइज देखिएगा, इसकी यूनिट नंबर 2.1 की है, ठीक है। 4 एक्सरसाइज पेज नंबर 32 पे है। आप बुक खोलेंगे पेज नंबर 32, तो आपको एक्सरसाइज नंबर 4 मिलेगी यूनिट 2.1 की। द रीडिंग टेक्स्ट हैज़ 7 एस्पेक्ट्स दैट रिलेट टू शाह लतीफ़। जो रीडिंग टेक्स्ट हैं हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइज में, कि उनके 7 एस्पेक्ट हैं शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। The following sentences, one key point covered under each aspect. However, जो following sentences हैं, एक की पॉइंट मतलब हर आस्पेक्ट को बयान किया गया है। 7 हैं इसे भी, GABCDEFG 7 काउंट करेंगे तो आप। These sentences are in jumbled order, मतलब ये जम्बल आगे पीछे में है, मतलब ऑर्डर इनका जो है, जो इनकी सीरीज़ है आगे पीछे रखी गई है। Read the text and राइट द आस्पेक्ट नंबर इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। टेक्स्ट को पढ़ें और नंबर जो है ना 1 आस्पेक्ट, 2 आस्पेक्ट, 3 आस्पेक्ट जो हैं वो आप लिखें इसमें। द लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर एज एन एग्जाम्पल, आखिरी हमें बताई गई है एग्जाम्पल के तौर पे जी। अच्छा, दी देखते हैं, ही इज़ कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंट अ गुड पास्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट। इसको शाह भिटाई कहा जाता है क्योंकि वो एक सारी ज़िंदगी, तकरीबन बहुत सारा हिस्सा ज़िंदगी का एक माउंट पे गुजारा था, टीले पे गुजारा था। उस टीले को सिंधी में भिट कहते हैं, इसलिए इसको भिटाई कहते हैं। तो ये इसकी दूसरे एस्पेक्ट में है ज़िंदगी के, इसकी ज़िंदगी के दूसरे एस्पेक्ट में है नेम भिटाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, अब देखते हैं हम, ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन। वो खुशी हासिल करता था इबादत में, गहरी सोच में और डिवोशन और अकीदे में। तो ये 5वीं आस्पेक्ट में है शाह लतीफ़ की स्पिरिचुअल ग्रोथ। 5 आस्पेक्ट है शाह लतीफ़ की, मैं आपको दिखाता हूँ।
शाह लतीफ़ की एस्पेक्ट्स दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें, ये 5th एस्पेक्ट है, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये बताई गई है, ठीक है उसकी। अच्छा, अब पहला जो आंसर है उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ में से बताया गया है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। अच्छा, ही वॉज मेरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। वो मतलब उनकी शादी जो की गई थी मुख्तसर अरसे तक की गई थी, मतलब उनका शॉर्ट पीरियड। ये युथ में है, 4, ये 4 एस्पेक्ट में है, इसकी 4 एस्पेक्ट यहाँ पे युथ, यहाँ पे, ठीक है, इसमें बताया गया है। ये शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने शादी की थी, पर मर गया था उनका। अच्छा, शाह लतीफ़ सेंस 4 फादर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्राम अफगानिस्तान। शाह लतीफ़ के जो अब्बा अजदाद थे वो सिंध से आए थे, ये फर्स्ट एस्पेक्ट में है, अफगानिस्तान से आए थे सिंध में। ये इनका फर्स्ट एस्पेक्ट है शाह लतीफ़ का, ये वाला एस्पेक्ट, ये बैकग्राउंड एंड फैमिली वाला एस्पेक्ट। ये देखें, अफगानिस्तान से आए थे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4 डी, अ श्राइन वॉज बिल्ट ओवर हिज ग्रेव समटाइम्स आफ्टर हिज डेथ। अच्छा, ये 6 में है एस्पेक्ट में शाह लतीफ़ के, एक भाई उनके मरने के बाद उनके कब्र के ऊपर मकबरा बनाया गया था, गुलाम शाह कलोड़ों ने बनाया था। ये 6 ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट में है, डेथ एंड रिवरेंस में है। डेथ एंड रिवरेंस में आप पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर ई, हिज पोएट्री इज, ये देखें, हिज पोएट्री इज मेनली अबाउट सिंध बट ऑफ प्लेसेस और आल्सो मैंशनड। इनकी शायरी तकरीबन सिंध के बारे में है, लेकिन ऑफ प्लेसेस, दूर दूर वाले शहर भी मेंशन किए गए हैं। ये 7th एस्पेक्ट में है इसकी शायरी, ये 7th एस्पेक्ट में शाह लतीफ़ पोएट्री। इसकी पोएट्री के पढ़ेंगे ना, दिल्ली, दक्कन, काबुल, कंधार, इस्तांबुल वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये एस्पेक्ट है इसका शाह लतीफ़ पोएट्री। अच्छा, उसके बाद इसका जो एफ है, ही लव्ड स्टडिंग एंड हैड कमांड ओवर अदर लैंग्वेजेस। ये तीसरी एस्पेक्ट में है, मतलब वो पोएट्री से मोहब्बत करता था, वो पढ़ाई से मोहब्बत करता था, लेकिन इनको और भी लैंग्वेजेस में कमांड थी, जैसे कि अरेबिक एंड पर्शियन में। तो ये 3 इसका बैकग्राउंड है, वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, उसमें ये दिया गया है, इसमें अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थी हमारी 4 एक्सरसाइजेज जो बुक की में ही करनी थी, ये मैंने लिखे हैं, देखें आप दोबारा देख लें। पहले का 5 एस्पेक्ट सही है, दूसरे का 4, तीसरे का 1, चौथे का 6, पाँचवें का 7, छठे का 3 और 7वें का उन्होंने खुद बताया है 2 सही है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग। रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट को पढ़ें और जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको फॉलो करें। राइट डाउन दीज थिंग्स इन यूर नोटबुक। ये चीज़ें अपने नोटबुक में लिखें, ये कॉपी वाली एक्सरसाइज है। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड डिस्कस योर आंसर्स विद योर पार्टनर, वही स्टूडेंट शेयरिंग सिस्टम। अच्छा, ये चीज़ें बताई गई हैं नीचे, ये आपको ढूंढ सर्च करनी है उनमें से, टेक्स्ट में से, और बताना है, ठीक है। नंबर 1, 2 थिंग्स डन एट द टाइम ऑफ उर्स एज मैंशनड इन द टेक्स्ट। उर्स के दौरान कौन सी 2 चीज़ें की जाती हैं जो मैंशनड हैं टेक्स्ट में। ये मैंने की भी हैं, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट में से ही दिखा रहा हूँ कोशिश करके, सॉरी। चलो, ये देखें कहाँ गया टेक्स्ट में, सॉरी, उर्स जो है इसका 1 पे है। ये देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एंड लिसन टू द सेंट्स सॉन्ग संग ऑन द तांबूरो। मतलब वो सिंगिंग करते हैं, एक चीज़ वो कि सिंगिंग करते हैं तांबूरों पे वो, और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि उनके उर्स के दौरान उनकी शायरी पढ़ी जाती है या उनके बुक पढ़े जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी के बारे में। ये मैंने अंडरलाइन करके बताया आप लोगों को। अच्छा, आए तो मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो मैंने की है, एक्सरसाइज नंबर 5, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, द 2 थिंग्स कौन सी है? द मिस्टिक सिंगर्स सिंग हिज सॉन्ग ऑन तंबूरो, एक ये पॉइंट बताई गई है। द लैंड मैन रीड अबाउट हिज लाइफ एंड पोएट्री, ये इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अच्छा, उसके बाद है 2 पॉसिबल रीजन्स वाई हिज एंसेस्टर माइग्रेट टू सिंध। अच्छा, इनके एंसेस्टर्स क्यों सिंध आए थे, रोज रीज़न बताओ। हिज फादर केम हेयर इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विथ अ लोकल पॉयस मैन, जिसका नाम क्या था? बिलावल, ठीक है ना। वो बिलावल के पास आया था। बिलावल वो एक पॉयस मैन, अकीदत शख्स लोग था। कुछ लोग कहते हैं कि उनके अब्बू आए थे, भैनपुर सिंध में रहते थे, मतलब वो वहाँ
तो ये बताया गया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसमें इंट्रोडक्शन में, ये देखें, सॉरी ये फैमिली बैकग्राउंड में दूसरे में, ठीक है। बिलावल से मिलने आए थे अफ़गानिस्तान, मटियारू अफ़गानिस्तान का शहर है, और ये भैनपुर आए थे सिंध में, ठीक है, बिलावल से मिलने कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ और कहते हैं दूसरा जो है सेंटर ऑफ सिंध कल्चर, सिंध उस वक्त कल्चर का मरकज़ था, इस वजह से लोग आए थे उनके पास। मैंने जो लिखा है दे लाइक, सॉरी यहाँ पे दे होगा, वाई आएगा, दे लाइक द मुस्लिम कल्चर, इट्स सेंटर वाज सिंध, मुस्लिम कल्चर का सेंटर सिंध था। अच्छा, नंबर तीसरा देखें, टू अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल, सिंधी के अलावा दो कौन सी और लैंग्वेजेस शाह लतीफ़ जानते थे अच्छी तरीके से? अरेबिक एंड पर्शियन, ये 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4, टू मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट, कौन से 2 रिलीजियस सोर्सेज थे जिसके बारे में उनको नॉलेज थी शाह लतीफ़ को? द होली कुरान एंड हदीस, शाह लतीफ़ को होली कुरान की नॉलेज थी और हदीस के बारे में नॉलेज थी। अच्छा, उसके बाद है 2 पोइट्स हुज वर्क्स वर पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन, 2 पोइट जो उनका काम इनकी कलेक्शन का हिस्सा है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम बुल्लड़ीवारो जिसको भी कहते हैं, ठीक है। ये 2 पोइट उनके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट में इनके दिखाऊंगा, आखिर में ये सबको दिखा के मैं आखिर में टेक्स्ट में दिखाऊंगा ये सारे। अच्छा, 2 पोइट्स, 2 स्किल फॉर विच ही इज़ नोन, 2 कौन सी स्किल है जिसके लिए वो जाना जाते हैं शाह लतीफ़? एक तो पोइट्री एंड मिस्टिसिज्म, शायरी और सूफीज़म की वजह से, मिस्टिसिज्म इन सूफीज़म भी कह सकते हैं आप लोग। 2 प्लेसेस इन अफ़गानिस्तान मैंशनड इन हिज पोइट्री, इसकी पोइट्री में कौन से 2 प्लेसेस अफ़गानिस्तान के मेंशन है? काबुल एंड कंधार, ठीक है। वो जो रेन के बारे में उनको जो लाइटनिंग के बारे में, थंडर के बारे में उन्होंने शायरी की है। 2 प्लेसेस इन इंडिया मेंशनड इन हिज पोइट्री, 2 इंडिया के कौन से शहर मेंशन किए गए हैं इसकी शायरी में? दिल्ली एंड दक्खन, ठीक है। अच्छा, लास्ट है 9th, इसमें है 2 लैंग्वेजेस मेंशनड इन द रिसालो हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, किस में 2 लैंग्वेजेस में रिसालो ट्रांसलेटेड किया गया है? इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख के, ये मतलब दिए गए हैं, तो आप लोग इसके आंसर उन कॉपी में, नोटबुक में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को टेक्स्ट दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ, मैंने रेड से अंडरलाइन कर चुकी हैं ये। अच्छा, ये अरेबिक एंड पर्शियन 2 लैंग्वेजेस वो जानते थे, और होली कुरान एंड हदीस के बारे में वो जानते थे, 2 मतलब सोर्सेज थे जिसके बारे में नॉलेज थी इस्लामिक। मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह करीम बुल्लड़ीवारो की पोइट्री से, मतलब उनके 2 पोइट्स हैं, इनसे इन्होंने हेल्प ली है शाह लतीफ़ ने। अच्छा, उसके बाद है ये देखें, शाह लतीफ़ के एंसेस्टर्स जो आए थे, एक कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से इनके अब्बू आए थे बिलावल से मिलने। बिलावल एक पॉयस लीडर थे, ये बिलावल आजकल वाला नहीं, लेकिन बिलावल एक वली गुजर चुका है सिंध में। उनका सेवन शरीफ के आगे भान सईदाबाद और सेवन शरीफ के दरमियान, दादू और सेवन शरीफ के दरमियान उनका मज़ार है अभी भी। अच्छा, और दूसरा रीज़न सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने अंडरलाइन किया है, देखें, अरेबिक एंड पर्शियन, 2 कौन सी लैंग्वेजेस वो जानते थे? अरेबिक एंड पर्शियन, ये तो मैंने बताया है आप लोगों को, सॉरी, ठीक है, ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद जो है ये दिल्ली एंड दक्खन इंडियन शहर, कंधार एंड काबुल अफगानिस्तानी शहर, इंग्लिश एंड उर्दू, ठीक है। ये दोनों भी इंग्लिश एंड उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए हैं शाह जो रिसालों को। और उसके अलावा शाह लतीफ़ 2 स्किल्स थे इसके, पोएट्री एंड मिस्टिसिज्म, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर आखिरी रहती है, जो मैं आप लोगों को आखिरी एक्सरसाइज नंबर की, ये 6 और 7 2 एक्सरसाइज रहती हैं हमारी। ये 6 एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं और मैंने क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को सॉल्व करके बताए हैं। हाउ वाज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड? वाई वाज, अच्छा ये मैं क्वेश्चन आंसर्स मैंने सॉल्व करके बताए हैं, आपको यही दिखा रहा हूँ बस उधर से ही, ABCDEFGHI वगैरह, ठीक है, जो भी है। तो हम ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं, कैसे हैं। यहाँ पे लिखे हैं मैंने, शाह लतीफ़ की इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की गई है ज़िंदगी के बारे में, और वो उसको उस अंदाज में क्यों कलेक्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ बेटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्राम ओरल ट्रेडिशन। शाह लतीफ़ की ज़्यादा जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल की गई है, वो ज़बानी तरीके से की गई है, एक ज़बानी रवाज से, मतलब एक ने बताई दूसरे ने बताई, रिटन में नहीं मिल रही है।
द राइटर्स डॉक्यूमेंट अबाउट शाह लतीफ़ द रिटन डॉक्यूमेंट्स अबाउट शाह लतीफ़ वॉज नॉट फाउंड, जो रिटन डॉक्यूमेंट है शाह लतीफ़ की ज़िंदगी के बारे में नहीं मिला है। सो दैट एंड पोइट्स एंड प्रोज राइटर, इसलिए एक मशहूर शायर और प्रोज राइटर, लेकिन ड्रामाटिस्ट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, मैंने नहीं लिखा वो, मिर्ज़ा कलीज बेग इज़ सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट, मिर्ज़ा कलीज बेग ने इनकी डिटेल कलेक्ट की हैं इनकी ज़िंदगी के शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। कहाँ से? फ्राम सम ऑफ द ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम, बूढ़े लोग जो उस वक्त रहते थे। दीज पीपल, वो लोग जो थे, हैड हेयर्ड दीज फैक्ट्स फ्राम दीज देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उन्होंने अपने फादर्स और फोर फादर्स से ये बातें सुनी थी, और उनके फादर्स और फोर फादर ने उनसे बातें, जो शाह लतीफ़ के दौर में भी रहते थे। ठीक है, नंबर बी इसका सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज शाह लतीफ़ कॉल्ड भिट सेंट ऑफ भिट, शाह लतीफ़ को भिट का बुजुर्ग क्यों कहा जाता है? इन 1742 में शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट, शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ा और गए लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस, कुछ मुफासले पे एक टीला था, वहाँ पे गए। फ्राम हिज विलेज, जो उनके विलेज के करीब था। अ माउंट ऑफ सेंट इज़ कॉल्ड भिट इन सिंधी, वो माउंट सेंट का जो होता है, टीला जो होता है वो रेती का, उसको सिंधी में भिट कहा जाता है। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ये मतलब हकीकत थी कि उनका जो बाकी ज़िंदगी जो थी उन्होंने इस टीले पे गुजारी। शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट, इस वजह से शाह लतीफ़ को भिट का बुजुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया, 2 क्वेश्चंस बताए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन इसका सी ये है, वाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डाइड, शाह लतीफ़ की जैसे ही अपनी बीवी मर गई तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की? इन 1713 शाह लतीफ़ मैरिड सईदा बेगम, ये द नहीं आएगा, मुझसे गलती में आ गया है, सईदा बेगम से उन्होंने शादी की थी। हिज वाइफ डाइड एट एन अर्ली एज, उनकी बीवी शुरू से इंतकाल हो गया था। बिफोर शी कुड हैव एनी चिल्ड्रेन, मतलब वो बच्चा भी उन्होंने पैदा नहीं किया था, इंतकाल हो गया था। हाउएवर शाह नेवर मैरीड अगेन, शाह ने दोबारा शादी नहीं की। हिज हार्ट रिटर्न्ड मोर एंड मोर, क्यों नहीं शादी की? टूवर्ड्स रिलीजन, क्योंकि उनका जो दिल जो है वो रागिब होने लगा मज़हब की जानिब एंड डिवोशन, अकीदे की जानिब। एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, और वो चेंज लाना चाहता था ज़िंदगी में। सो दैट ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव अ नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, तो आम जो ज़िंदगी होती है घरेलू ज़िंदगी से उनसे तंग आ चुके थे शाह लतीफ़, मतलब इसलिए वो शाह लतीफ़ ने शादी नहीं की। मैं घरेलू ज़िंदगी दोबारा नहीं गुजारना चाहता हूँ। नंबर 4, वाई डिड पीपल बिकेम लतीफ़ फॉलोअर्स, शाह लतीफ़ के फॉलोअर्स क्यों बढ़ते गए? शाह लतीफ़ स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन, शाह लतीफ़ अपना ज़िंदगी का पूरा वक्त प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग में गुजारते थे, इबादत और गहरी सोच में गुजारते थे। हिज स्पिरिचुअल पावर ग्रू स्ट्रॉन्गर विथ प्रेयर्स एंड डिवोशन, उनकी जो रूहानी ताकत थी बढ़ती थी इबादत और अकीदे से। सो मच सो दैट पीपल बिगेन टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, इतना ज़्यादा कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट मायल होने लगे। एनीवन, जो भी हु केम टू हिम वाज स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड बाय हिज जेंटल वेज, जो भी उनके पास आता था इनके अच्छे अमाल की वजह से, इनके अच्छे सोबत की वजह से मुतासिर होता था। दस द पीपल बिकम हिज फॉलोअर्स, पीपल यहाँ पे बिकेम हिज फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स बनते गए। ये चौथा क्वेश्चन था। अच्छा, नंबर 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 6 चल रही है हमारी ई, इसमें 5वां नंबरिंग नहीं है, इसमें ABCE लिखा हुआ है। ई, व्हाट डज शाह लतीफ़ पोएट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल्स। अच्छा, शाह लतीफ़ की जो शायरी और वर्क से हमारे उनकी क्या पता चलता है कि उनकी नॉलेज और स्किल कितनी थी? शाह लतीफ़ पोएट्री एंड वर्क टेल्स अस, शाह लतीफ़ की शायरी और वर्क ये बता रहा है अस दैट ही हैड टेल अस, अच्छा पोएट्री एंड टेल अस, टेल्स नॉट, ये एस ख़त्म हो जाएगा, सॉरी मैंने गलती से दे दिया है, कि ही हैड डेप्थ नॉलेज ऑफ द होली कुरान, 2 मरतबा मैंने आप लिखा है, 1 मरतबा लिखना आप लोग, ऑफ द होली कुरान एंड हदीस, कि उनके वर्क और पोएट्री से ये मिलता है कि उनको गहरी नॉलेज थी कुरान शरीफ और हदीस के बारे में।
ही ऑलवेज केप्ट मौलाना जलालुद्दीन रूमीज़ मसनवी एंड सॉरी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी अपने पास रखते थे एंड शाह करीम्स पोएट्री बुक विथ हिमसेल्फ अपने पास रखा करते थे। मौलाना मसनवीज़ रूमीज़ मसनवी और शाह करीम बुलड़ीवारो, जो शाह करीम इसका तड़दादा था वगैरह, ठीक है, उनके बुक्स दोनों साथ रखते थे। इट आल्सो शोज़ द स्किल्स ऑफ लतीफ़, शाह लतीफ़ की स्किल्स बताते हैं कि शाह लतीफ़ पोएटिक स्किल्स, शाह लतीफ़ की पोएटिक स्किल बताते हैं कि भाई ज़्यादा पोएटिक स्किल थी शाह लतीफ़ को, क्योंकि उनके पास शायरी के बुक्स ऑलरेडी मौजूद थे। अच्छा, नंबर F, नेम द प्लेसेस इन द टेक्स्ट मेंशन, नेम द प्लेसेस, उस जगहों के नाम बताओ जो टेक्स्ट में मेंशन है इन शाह लतीफ़ पोएट्री, जो शाह लतीफ़ ने पोएट्री की है। वाई डू यू थिंक दीज प्लेसेस हैव बीन मेंशन बाय हिम, क्यों आप सोचते हैं कि ये प्लेसेस शाह लतीफ़ ने मेंशन किए हैं, क्या मकसद, क्या रीज़न था इसका, इसके पीछे क्या मंतक था। इस्तांबुल, चाइना, ये शाह लतीफ़, मैंने शहर पढ़ रहा हूँ जो शाह लतीफ़ की शायरी में मौजूद हैं, ठीक है। इस्तांबुल, चाइना, समरकंद, रोम, काबुल, कंधार, दिल्ली, दखन एंड सिंध आर मेंशनड इन शाह लतीफ़्स पोएट्री। ही इज़ द पोइट ऑफ द यूनिवर्स, वो शाह लतीफ़ यूनिवर्स के शायर थे। सो ही प्रेज फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑल प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स की प्लेसेस की खुशहाली के लिए उन्होंने शायरी की है, इस वजह से उन्होंने शायरी मैसेज किए हैं। वाई इज़ लतीफ़्स की मैसेज इज़ इन हिज पोएट वर्सेस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, शाह लतीफ़ का जो की मैसेज है अपनी वर्सेस में, वो क्यों सारी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है। शाह लतीफ़्स की मैसेज इज़ लव, जो लव मोहब्बत का मैसेज है, और मोहब्बत का मैसेज हर जगह मशहूर होता है। विच इज़ द यूनिवर्सल मैसेज, जो यूनिवर्सल मैसेज है, इज़ लिखा है मैंने, एंड एक्सेप्टेबल टू द एंटायर ह्यूमन रेस, और पूरी इंसानियत के लिए ये एक्सेप्टेबल है। ये जी क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है शाह लतीफ़ का, एक्सरसाइज नंबर 6 का। H, कैन वी पुट हिज मैसेज इन टू प्रैक्टिस इन टूडेज वर्ल्ड, इफ़ येस हाउ, इफ़ नो वाई नॉट, ठीक है। क्या हम मैसेज इसका प्रैक्टिस में ला सकते हैं आजकल की ज़िंदगी में, अगर हाँ तो क्यों, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं। येस, हिज मैसेज कैन बी पुट इन टू प्रैक्टिस इन टूडेज़ वर्ल्ड, हाँ इनका मैसेज जो है प्रैक्टिस में लाया जा सकता है आज की दुनिया में, बिकॉज हिज मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव, क्योंकि इसका मैसेज मोहब्बत का मैसेज है, विच इज़ यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑल ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में माना जाता है मैसेज, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। 6 नंबर एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की है। अच्छा, नंबर 7 एक्सरसाइज ऐसे ही है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6 एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर कंडक्ट इन इंटरव्यू स्कॉलर्स हु हैव स्टडीज शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई इन हिज लाइफ एंड हिज पोएट्री। नेक्स्ट, प्रिपेयर रूल इन विच, अच्छा ये 7 में से जैसे ही कि आप लोगों ने खुद प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के बारे में, बाकी हमने ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, यूनिट नंबर 2.1 की। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अल्लाह आपको खुश रखे। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।